हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 15 दिसंबर को होने वाला है। देखा जाए दोस्तों तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। हम दोस्तों अपने हर क्लास में आपको बताते हैं कि समय आपके पास बहुत कम है। 15 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए दोस्तों तैयारी को अपनी स्टार्ट कर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर लीजिए। समय आपके पास दोस्तों आप खुद देख लीजिए, अक्टूबर मंथ आपका चल ही रहा है, इसके बाद नवंबर और जस्ट आपका दिसंबर में एग्जाम है 15 तारीख को। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि इस बार का हम लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लें। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि अगर आप इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डेली सुबह में दोस्तों हम आपको 6 बजे एक आपको मॉक टेस्ट कराते हैं। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में दोस्तों होता क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी दोस्तों पेपर हुए हैं वो सभी पेपर हम आपको करा रहे हैं। अगर दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करके दोस्तों चले गए तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको जो है सीटेट एग्जाम जो आपका 22/2/2015 को हुआ था उसका दोस्तों एसएसटी का मीन्स सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आपको जैसे 2011 हो गया, 2012, 2013, 2014 जितने भी दोस्तों पेपर हुए हैं सीटेट के सभी आपको कराएंगे, और आज की क्लास में आपको 2015 का करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दें आप अपने साथ एक पेन और कॉपी दोस्तों जरूर लेकर के बैठें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो मेन पॉइंट्स होगा आप उसको नोट्स बनाते जाएं। जैसे 2015 अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर में इस मॉक टेस्ट में जो आपको मेन क्वेश्चंस लगे, जो मेन चीजें हैं आप उस पर नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान एवं अध्ययन का। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। देखिए दोस्तों सीटेट के प्रश्नों को पढ़ना है, अच्छे से उनके ऑप्शंस को पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। हम अपने हर क्लास में दोस्तों आपको बताते हैं कि वही सीटेट एग्जाम क्रैक करेगा, क्वालिफाई करेगा जो दोस्तों पेशेंस रखेगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेगा, ऑप्शंस को पढ़ेगा। इसलिए दोस्तों कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो पूछा गया प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। आकार दोस्तों होता है घटक, दूरी आपकी होती है, दिशा होती है, लेकिन प्रतीक नहीं होता है। यानी कि दोस्तों मानचित्र के निर्माण में आपका क्षेत्रफल हो गया, आकार, दूरी और दिशा आदि का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मानचित्र का निर्माण इसके बिना संभव नहीं है। यानी दोस्तों आपका इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतीक। प्रतीक की जगह दोस्तों चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों मानचित्र में आपका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, न कि प्रतीक का। याद रख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनति कोण क्या है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखते हैं दोस्तों कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर दोस्तों कंफ्यूजन में आप जरूर होंगे, ए होगा कि सी। इसका दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा, हम आंसर का वेट करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं या कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो दोस्तों जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न है। एक चीज दोस्तों हम आपको बता दें, इस टाइप के प्रश्नों को देख करके बिल्कुल घबराया मत करिए। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि सीटेट का दोस्तों पूछने का जो लेवल है अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, पहले दोस्तों सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते थे वह लाइनर पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपके दोस्तों समझने की शक्ति पे पूछे जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट क्या है। इसलिए दोस्तों एक आपको हम क्लू बताना चाहेंगे इस प्रश्न को। इन सभी प्रश्नों के लिए आपको करना क्या है, पहले तो दोस्तों अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे और उनके जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे उनको पढ़ना आपको, और अपनी माइंड से दोस्तों सोचना है। आप कर ले जाएंगे निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। सही बात है दोस्तों, सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। सही है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसका है कि सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, केवल राज्य में
सरकार मीन्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। एक सही है लेकिन दो गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? कलमकारी छापे के लिए कौन सा राज्य लोकप्रिय है? इसका दोस्तों वन लाइनर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, देखिए सभी राज्य दोस्तों किसी न किसी चीज के लिए फेमस है। जैसे पंजाब में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में कोल्लम के लिए, कर्नाटक में रंगवल्ली के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब दोस्तों होता है, पंजाब मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी, मेहंदी, ठीक है। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे चलते दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? कौन सा उत्तराखंड में संकेंद्रित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोटिया। क्या हो जाएगा? भोटिया। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में भी पाए जाने वाली बहुत सी जनजातियां हैं, जैसे थारू है, भोटिया है, बुक्शा है, जौनसारी है, ये सभी शौक है, ये सभी दोस्तों उत्तराखंड में पाए जाने वाली जनजातियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोटिया। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। क्या होगा इसका प्रश्न? प्रश्न है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कौन सा ऐसा दोस्तों शासक था जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है कुषाण, पांड्य, चेर या चोल। इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। प्रसिद्ध थे किसके लिए? रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, आप अपने नोट पे, जो आप अपनी कॉपी है उस पर नोट करते चलिए, जो क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिल जाए। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर दोस्तों आपको कॉमन सेंस के आधार पर देना है, इसको याद नहीं करना है। आप देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। आप पढ़े होंगे दोस्तों, तो आप इसका आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर हम वेट कर रहे हैं आंसर का, आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी तथा कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। यही दोस्तों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? किसकी बात की गई दोस्तों? अहोम की। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। ये इसका आंसर दोस्तों सही नहीं है, यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हैगियोग्राफी संबंधित है। हैगियोग्राफी दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आप बताएंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संत के जीवनी लेखन से। तो दोस्तों हैगियोग्राफी का संबंध जो है संत के जीवनी लेखन से होता है। इसमें शासकों के विषय में अतिशयोक्ति वर्णन किया जाता है, हाइपरबोल अलंकार का यूज दोस्तों किया जाता है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताना है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? शबाना, स्टेपी, डाउन या पंपास? कौन सा दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। आप लोग बताइए दोस्तों, दोनों कथन आपके सही है या दोनों गलत है या एक सही है या एक गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक सही है और 2 गलत है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न को पढ़ना है। अगर 1 टाइम नहीं समझ में आए तो 2nd टाइम पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है 1 लाइनर क्वेश्चन। फिर आ गया, निम्नलिखित में से किस एक
को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी या कोयला? राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे तो राइट आंसर विल बी द सी, जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी को दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तटीय क्षेत्रों में सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा या भूकंप? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा? तो दोस्तों सुनामी। सुनामी दोस्तों तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है, 45 नंबर का है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकिल एवं लोहे से। निकिल एवं लोहे से पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बनी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, जलप्रपात या चाप झील या बाढ़कृत मैदान? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाढ़कृत मैदान। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इसका आंसर आपको बताना है कि किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 यानी कि 6 या उससे अधिक पे क्या होता है दोस्तों कि रिक्टर स्केल की तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? प्रश्न को समझते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? भित्ति कला, तैल चित्र, परिप्रेक्ष्य विधि या लघु चित्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तैल चित्र। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे बौद्ध मठ, शिल्पकारों और व्यापारियों के संग कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शिल्पकारों और व्यापारियों के संग। ठीक है, यही आंसर आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, इस तरह का प्रश्न देखा करिए दोस्तों तो खुश हो जाया करिए। ठीक है, हैप्पी एकदम, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर दोस्तों विचार करना है। पहला है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। दूसरा है कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। पहले में पांडुलिपियों की दोस्तों बात की गई है, दूसरे में आपका अभिलेख की बात की गई है। इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, यानी कि आपकी दोनों स्टेटमेंट सही है, पहले और दूसरे दोनों को समझ लीजिए दोस्तों कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों और भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, जबकि आपके जो अभिलेख हैं जिससे दोस्तों पत्थर पे नहीं कुछ आकृति उकेर देते हैं तो वही होता है पत्थर पे लिखना, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इसलिए दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, इसी वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, हिंदी, अरबी या उर्दू? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। फारसी दोस्तों उस समय की प्रशासनिक भाषा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बौद्ध धर्म में दोस्तों बोधिसत्व वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान या बुद्ध की प्रतिमाएं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया उन्हें ही दोस्तों बोधिसत्व कहा गया। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? कौन सी शर्त नहीं थी दोस्तों चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य मेंबर बनने के लिए? 4 ऑप्शन दोस्तों, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग बताइए इसका आंसर, हम वेट कर रहे हैं।
सभी आंसर दोस्तों हम बता ही रहे हैं आपको, आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों शर्त में था, ठीक है, इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट की बात किया गया है। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था, क्योंकि क्यों विरोध किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिकार दे दिए थे। यानी कि दोस्तों जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे हमें कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, कहीं पे घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी भाषा को, अपनी बातों को कहने की स्वतंत्रता होती है, इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार को ही छीन लिया गया था और सभी पावर दोस्तों, ज्यादातर पावर पुलिस को दे दी गई थी। इसीलिए दोस्तों इसका विरोध हुआ था इस अधिनियम का, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिन्हें जाना जाता है, उस पुस्तक का नाम बताना है। नहीं बता सकते क्या? बताइए ना, इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर विल बी द दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र उस पुस्तक का नाम है। बहुत इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न दोस्तों है कि गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, वही दोस्तों गर्भगृह। कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण, उसी को गर्भगृह कहा जाता था। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? राइट आंसर विल बी द दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रेरीज। अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। यानी दोस्तों देखे होंगे कि तालाबों या पोखरों में मत्स्य पालन, मछलियों का पालन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पीसी कल्चर। याद रखिए दोस्तों, पीसी कल्चर उसे कहा जाता है। 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेरीकल्चर दोस्तों जो आपका होता है, ये रेशम कीट से संबंधित होता है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर होता है, ये फलों की बागानी से, फलों की खेती से रिलेटेड होता है, ठीक है। और विटीकल्चर दोस्तों ये अंगूर से रिलेटेड होता है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर। हार्टिकल्चर दोस्तों आपका फलों होता है, फ्रूट को कहा जाता है खेती को। और सेरीकल्चर दोस्तों आपका रेशम की कीट के पालन को कहते हैं। और पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसलिए दोस्तों क्लास में बिल्कुल बने रहिए। बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है, किस ओशियंस को दोस्तों जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में रिपीट करता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे अच्छे से, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं और यहां से दोस्तों आपके कुछ अच्छे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? आप लोग बताइएगा दोस्तों ऐसा क्यों है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसी कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान में दोस्तों प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि, इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा? तो इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही है। राइट आंसर देखिए दोस्तों, हमेशा आपको एक लॉजिकल आंसर सेलेक्ट करना है, जितने भी प्रश्न आपके लिए सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए अनुपयुक्त है? उपयुक्त नहीं दोस्तों, अनुपयुक्त है। ध्यान रखा करिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते, कुछ स्टूडेंट्स दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं अच्छे से, इसीलिए तो गलत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। ये दोस्तों अनुपयुक्त है, ठीक है।
आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? सही आंसर आप बताएंगे दोस्तों। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। यही दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस दोस्तों आपको एक काम करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है। अपने समझने की शक्ति को आप बढ़ाइए, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट अपनी दोस्तों ग्रोथ करिए। प्रश्न क्या है कि कक्षा मीन्स क्लास 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में के प्रत्येक पाठ्य की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई? यानी कि दोस्तों क्लास 6 की हिस्ट्री की जो बुक है, प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा किया जा रहा है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई? इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, यह दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, पाठ्य की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना, या बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, बेस्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अगला है, इसका आंसर आप बताना है क्या होगा। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपयुक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, स्रोतों का महत्व, संस्कृति का सम्मान या साहित्य का महत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। ये दोस्तों एक कल्पना ही है तो ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। आप बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यानी कि पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। उसमें भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ दोस्तों हेल्प कर सकते हैं, में सहायक हो सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? सत्र के अंत में, नई इकाइयों को पढ़ाने के पूर्व, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान, या इकाई के अंत में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लासरूम में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? देखिए दोस्तों जेंडर बायस्ड से, पक्षपात से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, और एक क्वेश्चन दोस्तों विकार से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइएगा। अगर आप भेदभाव, पूर्वाग्रहों को या पक्षपात को दोस्तों दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके इसी के माध्यम से दोस्तों भेदभाव, पूर्वाग्रहों को और पक्षपात को दूर किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक को ब अभी पढ़ा रही है। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। बिल्कुल दोस्तों यही सही होगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो समानताएं हैं, जो परिवर्तन है, उसी पे दोस्तों उनको फोकस करना चाहिए। राइट आंसर विल बी द ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन दोस्तों क्या होता है? असेसमेंट, मूल्यांकन। जैसे दोस्तों बच्चे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं स्कूलों में, तो उनका साप्ताहिक असेसमेंट होता है, मंथली असेसमेंट होता है, हाफ अर्ली होता है, एनुअल होता है। उनका असेसमेंट हर सब्जेक्ट का होता रहता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। चार ऑप्शन है दोस्तों आपको बताना है। समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, बच्चों की श्रेणियों में बांटना, और प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, और शिक्षण अध्ययन प्रक्रियाओं में सुधार लाना। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण अध्ययन प्रक्रियाओं को सुधार लाने के लिए तो दोस्तों असेसमेंट किया जाता है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में
हिस्टोरिकल फिल्म जो है आपकी यूजफुल होती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों को सजीव चित्रण करने में दोस्तों हेल्पफुल होती हैं, यूजफुल होती हैं। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ज्ञान के भंडार के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारियों के लिए लड़ रहा है किस राज्य में है। ये दोस्तों देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएंगे किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। ये आपका संविधान से प्रश्न पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। कौन सा दोस्तों उनको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यही दोस्तों मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों जो इकबालिया बयान दिया गया है उसको सबूत के रूप में कैसे दोस्तों इस्तेमाल कर सकती है पुलिस। ठीक है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 22 दोस्तों आप जानते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण, उसमें दो तरह की बात की गई है। ठीक है, अरेस्ट और डिटेन। अरेस्ट और डिटेन, पुलिस दोस्तों गिरफ्तार करती है, चाहे वो लीडर हो नेता हो तो उनको डिटेन किया जाता है और पब्लिक को क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। ये आर्टिकल 22 में इसका जिक्र है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्य, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों का दोस्तों चुनाव कैसे होता है। राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोगों जनता के द्वारा चुने जाते हैं। सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों की गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा। गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चुनावों के बाद किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। गठबंधन सरकार दोस्तों तब बनती है, देखिए जब कोई दोस्तों बहुमत प्राप्त नहीं करता। बहुमत का क्या नियम है दोस्तों, उस राज्य में जितनी सीटें हैं, जैसे हम एमएलए के चुनाव की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो उस राज्य में जितनी सीटें हैं, जैसे दोस्तों आपका हरियाणा राज्य है उसमें 90 सीटें हैं, कितने हैं 90 हैं, तो उसमें से आधे से एक अधिक उनको प्राप्त करना है किसी भी दल को, तो 46 दोस्तों लाना है, तभी आपका पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अगर कोई दल 46 नहीं लाता है तो गठबंधन करेगा किसी के साथ और 46 लाने की कोशिश करेगा, तभी उसकी बहुमत की सरकार बनती है। ये दोस्तों आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट बना लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। सही आंसर आप बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान में शामिल है। और इनसे दोस्तों प्रश्न ही तो पूछे जाते हैं आपसे, भूगोल से, इतिहास से, राजनीति विज्ञान से, अर्थशास्त्र से पूछे जा रहे हैं प्रश्न। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभिन्न मतों का सम्मान करना, विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करना। यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि। 4 ऑप्शन दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कौन दोस्तों, मानचित्र जो होते हैं, जो आरेख बनाए जाते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं इनके माध्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों है कि क्लास में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन प्रतीक अध्ययन केस स्टडी, प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। क्या दोस्तों होना आवश्यक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंदोलन के समाधान। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों का होना दोस्तों जरूरी है। ठीक है, इसका आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि क्लास 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। क्लास 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व।
अगला प्रश्न दोस्तों विदाउट डिले देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। आप लोग बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे बी वाला, यानी कि दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो होता है एक फौजदारी कानून के तहत आता है, ये दीवानी में नहीं आता है, याद रखिएगा। दहेज के लिए महिला को परेशान करना ये दीवानी में नहीं आएगा, फौजदारी में आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका आंसर, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। न्यायपालिका के बारे में दोस्तों बात की गई है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि को उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच की नहीं। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छे से प्रश्न को दोस्तों देख लीजिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, आप सीटेट एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे अगर डेली दोस्तों एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत चार ऑप्शन दोस्तों, इसको पढ़िए और इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो अदालत में जा सकता है। यानी कि दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो दोस्तों वो अदालत जा सकता है। आर्टिकल 22 का यूज करके, आर्टिकल 32 का यूज करके दोस्तों वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, यदि उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था किस लिए। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। यानी दोस्तों समान अधिकार के लिए और जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। क्या प्रयास होना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे। बढ़िया ऑप्शन इसका हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, तथ्यों मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। यही सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। और इस क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में पूरे 60 प्रश्न थे, ठीक है, एसएसटी के। और इन 60 प्रश्नों में दोस्तों कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों।